अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले बेटा पता है हमें जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम यूज़ करते हैं बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, और ताकि हम प्रोड्यूस करें बायोफार्मास्यूटिकल्स या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। किन के लिए? ह्यूमंस के लिए। एप्लीकेशन जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की हैं उसमें हमारे पास डायग्नोस्टिक्स भी आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आते हैं एग्रीकल्चर के लिए, प्रोसेस्ड फूड या बायो रेमेडिएशंस, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन एंड थेरेपेटिक्स। ठीक है बेटा। बेटा हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें हम बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने बायोटेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर दिखाए हैं कि इंडस्ट्रियल, केमिकल इंडस्ट्रीज, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, पावर में, फूड इंडस्ट्री में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, गर्ज हर जगह पे हमारे पास आज बायो टेक्नोलॉजी जो है बेटा यूज़ होती है। व्हाट आर द मेजर रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज जो है बेटा बायोटेक्नोलॉजी के हैं। एक ये है कि टू सप्लाई बेस्ट कैटलिस्ट यानी माइक्रोब्स, प्योर एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स विद बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, to create optimal conditions by genetic engineering for a catalyst to function, purification of proteins, organic compounds by developing downstream technologies। बेटा ये तीन हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के मेजर रिसर्च एरियाज हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा हैज़ इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। Let us discuss now biotechnological applications in agriculture। हमारे पास अगर हम देखेंगे there are three options to increase food productions। तो first one is agrochemical based agriculture, organic culture या genetically engineered crop based agriculture। तो हिंदुस्तान के अंदर 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, यानी फूड प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो गई ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड ड्वार्फ क्रॉप वेराइटीज़ एंड मैनफोल्ड्स। तो बेटा इसमें हमारे पास क्रॉप वेराइटीज़, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो गई, या एग्रोकेमिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया हमने, और फूड सप्लाई जो है बेटा उससे ट्रिपल हो गई। लेकिन इतनी भी काफ़ी नहीं थी जो हमारी पॉपुलेशन थी, यानी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए वो काफ़ी नहीं थी। और एग्रोकेमिकल्स भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फार्मर्स के लिए कि वो कैसे वो अफोर्ड करे। इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ और नॉट पॉसिबल विद कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग से ये चीज़ नहीं पॉसिबल था। बेटा इसके लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस करना पड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यही एक ऑल्टरनेटिव था जिसकी वजह से हम मैक्सिमम यील्ड कर पाए, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में मैंने जीएमओ आपको पढ़ाया हुआ है। तो बेटा कुछ हमारे पास यूज़फुल आस्पेक्ट्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की एग्रीकल्चर में, वो ये हैं कि इसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट होती है न्यूट्रिशन क्वालिटी में। मिसाल के तौर पर विटामिन ए, हमारे पास विटामिन ए एनरिच्ड राइस मिलता है, या बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इनके पास टॉलरेंस होती है एबायोटिक स्ट्रेस क्योर, यानी कोल्ड अगर हो, ड्रॉट कंडीशंस हो, सॉल्ट ज़्यादा हो, या हीट रेजिस्टेंस, इसके लिए इनको टॉलरेंस होती है। और ये रिड्यूस करते हैं रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्ट, यानी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, रिड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, या इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, और प्रिवेंट करता है बेटा एक्सर्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप, माइक्रो प्रोपगेशन फॉर बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन। यानी ये हमारे पास बेटा कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास यूज़फुल आस्पेक्ट्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स की, इसमें हमारे पास जीएमओ प्रोडक्ट्स में। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है अल्टरनेटिव रिसोर्स देते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स या फार्मास्यूटिकल्स, या बेटा हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन जो है, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। वो क्या करता है बेटा, ये इन्फेक्ट करता है ब्रॉड लीफ प्लांट्स यानी
यानी डाइकॉट प्लांट्स को, और प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया हैज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स यानी टीआई जीन्स, सो इसको हम टीआई प्लाज्मिड्स भी कहते हैं। यानी बेटा ये बैक्टीरिया जो है इंड्यूस कर सकता है ट्यूमर यानी क्राउन गॉल ट्यूमर इन डाइकॉट प्लांट्स लाइक टमाटो, टोबैको, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन, और ये इन्फेक्ट नहीं करता है सीरियल्स को। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा मैंने टॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स दिखाए यहाँ पर, सोय, कॉर्न, राइस, टमाटोज, पोटैटोज, कॉटन सीड, पपाया, पीज या डेयरी प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास टॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी इस बायोटेक्नोलॉजी से हमारे पास हासिल हो सकते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया, बीटी कॉटन एक एग्जांपल है इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप की, और जिसमें हमारे पास सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थुरिंजियसिस जो है हैज़ अ स्पेसिफिक जीन्स कॉल्ड क्राई जीन्स दैट कोड फॉर क्राई प्रोटीन। सो बेटा जिसमें हमारे पास बीटी कॉटन जो था वो हमने इस्तेमाल किया। या बेटा हमारे पास इसमें जो है यानी एप्लीकेशन पार्ट में निमेटोड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, यानी हमारे पास बहुत सारे निमेटोड्स जो है वो पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे, और निमेटोड जो है मेलोडाइगिन इनकॉग्निटा जो है बेटा ये क्या है, ये डीएनए जो है इसमें यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, डीएनए इज लाइगेटेड इन प्लेंट्स ऑफ टी जीन, सच प्लाज्मिड्स आर कॉल्ड टी डीएनए। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर हम टी डीएनए को इंसर्ट करते हैं क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट प्लांट सेल में, फिर उसको कल्चर करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट कहता है बनता है और उसको वो डिजायर्ड जीन होती है। सो बेटा ये हमारे पास एग्जाम्पल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। गोया बेटा हमारे पास जो भी क्रॉप्स ट्रांसजेनिक क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, और यहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं यानी उन तरीकों की रेजिस्टेंस दिखाते हैं जो हमारे पास निमेटोड से बचा देती है। या बेटा प्रोडक्शन जो है हिरिडिन प्रोटीन की, प्रोटीन हिरिडिन जो है प्रेजेंट होती है लीचेस में ताकि ये प्रिवेंट करे ब्लड क्लॉटिंग, और केमिकली सिंथेसाइज्ड जीन जो है हिरिडिन की इंट्रोड्यूस की जाती है किसमें बेटा, ब्रासिका नेपस में, और सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं इसके ज़रिए से वो जीएम क्रॉप होते हैं जिनको हिरिडिन होती है, फिर हम उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। बेटा समझ आ रही है बात। सो पहली जो हमने देखी इसकी एप्लीकेशन पार्ट एग्रीकल्चर में हमने देखी, जिसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए। उसके बाद हमने देखी इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, सो इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हमारे पास बीटी कॉटन है। या हमने निमेटोड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स बनाए, यानी बेटा जो प्लांट्स हमारे पास बहुत सारे निमेटोड्स है जो पैरासाइट्स है प्लांट्स पे और उनको हम रेजिस्टेंट बनाएंगे। या प्रोडक्शन ऑफ हिरिडिन प्रोटीन, हिरिडिन प्रोटीन जो है लीचेस के अंदर होती है ताकि वो प्रिवेंट करे ब्लड क्लॉटिंग, और केमिकली सिंथेसाइज्ड जीन जो हिरिडिन की है वो इंट्रोड्यूस करते हैं हम किस में, ब्रासिका नेपस में, और फिर जो प्रोड्यूस होते हैं सीड्स, इस तरीके से वो जीएम क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर हिरिडिन होते हैं, फिर उन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। या बेटा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, टमाटो के अंदर एंजाइम जो है पॉलीगैलेक्टोरोनेस कॉज करता है अर्ली ओवर राइपनिंग, और ये डिग्रेड कर सकता है बेटा सेल वॉल को। सो बेटा इसमें हमारे पास फ्लेवर सेवर टमाटो जो है ये एक जीएम प्लांट है जहाँ पर जीन कोडिंग जो एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरोनेस जो है इनएक्टिवेट हो जाती है, उसकी वजह से जो है एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड द टमाटोज रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है बेटा, सो अपने फ्लेवर भी रिटेन करता है, सुपीरियर टेस्ट भी और हायर क्वालिटी भी जो है सारों की रहती है। नेक्स्ट जो है बेटा गोल्डन राइस, ये भी एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है राइस की, जैसे ओराइजा स्टाइवा हम जोलॉजिकल बॉटनिकल नेम कहते हैं, तो इसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं विच कंटेन्स गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन और जो प्रो विटामिन ए है। सो द राइस इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो सीड्स जो है यहाँ पर येलो इन कलर होते हैं इसीलिए इसका नाम गोल्डन राइस पड़ा है। बेटा समझ आई बात। सो हमने एप्लीकेशंस में देखा, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में हमने कहाँ पर देखा बेटा,
इसमें एग्रीकल्चर में भी यानी हमने जीएम क्रॉप्स या इंसेक्ट रेजिस्टेंस या निमेटोड पेस्ट रेजिस्टेंस या प्रोडक्शन ऑफ इरिडिन प्रोटीन्स या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस या बेटा गोल्डन राइसेस, ये सारे हमारे पास किसके एग्जांपल्स हैं? ट्रांसजेनिक यानी बेटा यानी बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसजेनिक सैल्मन। ये जो है पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है जो प्रोड्यूस हो गया फॉर फूड प्रोडक्शन के लिए। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पर्म जो है को फ्यूज़ किया नॉर्मल एग के साथ, यानी उसी सेम स्पीशीज़ के साथ। सो बेटा यहाँ पर जो प्रोजेनी हो गई प्रोड्यूस, उसमें क्या था बेटा? वॉज मच बिगर देन बोथ द पेरेंट्स। बात समझ आ रही है? सो यहाँ पर जो है ट्रांसजेनिक सैल्मन जो है ये पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है जो प्रोड्यूस हो गया फूड प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पर्म जो है उसको फ्यूज़ किया गया नॉर्मल एग जो है उसी स्पीशीज़ का। फिर जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो गई वो बड़ी थी किनसे? दोनों पेरेंट्स से। इस ट्रांसजेनिक सैल्मन जो है उसके पास क्या थी? इसके पास एडिशनल जीन थी जो कोड करती थी किसके लिए? ग्रोथ हार्मोन के लिए। सो लार्जर फिशेज इज प्रोड्यूस्ड, हेंस मीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। सो इस तरीके से बेटा हमने मीट प्रोडक्शन इंक्रीज की। इसी तरीके से हम ट्रांसजेनिक चिकन बना सकते हैं। WD साल्टर और LB क्राइटेंडन जो है इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या बेटा? इन्होंने प्रोड्यूस्ड एवियन ल्यूकोसिस वायरस यानी ALV। वो क्या था बेटा? वो रेजिस्टेंट था, ALV रेजिस्टेंट चिकन, बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव जीनोम ऑफ दिस वायरस इनटू द जीनोम ऑफ चिकन। क्या किया इन्होंने बेटा? साल्टर था, क्राइटेंडन थे, उन्होंने प्रोड्यूस किया एवियन ल्यूकोसिस वायरस और वो रेजिस्टेंट था, रेजिस्टेंट चिकन, बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव जीनोम ऑफ दिस वायरस, यानी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिफेक्टिव जीनोम इस वायरस का किसमें? चिकन के जीनोम में। इस तरीके से जो हमारे पास चिकन बना वो ट्रांसजेनिक चिकन था। सिमिलरली वी हैव ट्रांसजेनिक रैबिट। जैसे ह्यूमन जीन्स जो है बेटा एनकोड करती है वैल्यूएबल प्रोटीन्स के लिए, उनको ट्रांसफ़र किया रैबिट के अंदर। जैसे जीन्स फॉर इंटरल्यूकिन 2, ग्रोथ हार्मोन, टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, अल्फ़ा एंटीट्राइस्पिन ये जो है बेटा इनकॉर्पोरेट की। सो ये जीन्स जो है एक्सप्रेस हो गई मेमोरी टिश्यूज़ के अंदर और उनके प्रोटीन्स जो है एक्सट्रैक्ट किए गए फ्रॉम मिल्क। उस तरीके से हमारे पास ट्रांसजेनिक रैबिट बन गया। सिमिलरली बेटा हमारे पास ट्रांसजेनिक शीप है, यानी ह्यूमन जीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 यानी 9 और अल्फ़ा एंटीट्राइस्पिन जो है ट्राइस्पिन, इनको हमने एंटीट्रिप्सिन जो है बेटा इनको हमने क्या किया? ट्रांसफ़र किया शीप के अंदर और एक्सप्रेस किया उसके मेमोरी टिश्यूज़ के अंदर। सो फिर हमें देखा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया शीप के अंदर ताकि हम प्रमोट करें ग्रोथ और मीट प्रोडक्शन। सो 1990 में ट्रांसजेनिक ईव जिसका नाम था ट्रेसी बॉर्न हुई कहाँ पे बेटा? स्कॉटलैंड में। सिमिलरली हमारे पास ट्रांसजेनिक काउज है, यानी ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस करते हैं कैसे? माइक्रो इंजेक्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, और वो क्या देते हैं? इंक्रीज्ड मिल्क और मीट प्रोडक्शन। मॉलिक्यूलर फार्मिंग यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑफ थेरेपेटिक वैल्यू, बहुत सारे ह्यूमन जीन्स को ट्रांसफ़र किया काउज में और एक्सप्रेस किया मेमोरी टिश्यूज़ में, फिर प्रोडक्ट जो है एक्सट्रैक्ट किया उसके मिल्क से। पहली ट्रांसजेनिक काउ जो थी उसका नाम था रोजी। क्या नाम था बेटा? रोजी। सो ट्रांसजेनिक डॉग्स, ट्रांसजेनिक डॉग जो है बेटा नेम्ड डॉगी, वो प्रोड्यूस हो गया विथ एक्सेलेंट स्मेलिंग पावर, यानी उसके पास ज़्यादा स्मेलिंग पावर था। ये बेटा यूज़ हो गया ड्यूरिंग द अटैक ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ USA इन 2001 टू रिकवर इंजर्ड पीपल। इसी तरीके से हमारे पास है ANDI, यानी ये एक ट्रांसजेनिक मंकी है। ये पहला ट्रांसजेनिक मंकी है जो प्रोड्यूस किया कैसे? इसको इंसर्ट किया DNA ऑफ फ्लोरिसेंट जेलीफिश
into unfertilized egg of monkey in a test tube. So बेटा अर्ली एम्ब्रियो जो है बेटा इम्प्लांट हो गया किसके अंदर, सरोगेट मदर. सो ANDI जो है 2 अक्टूबर 2000 को पैदा हो गया. सो इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन था बेटा, डॉक्टर गिरलार्ड शैटिन. सो ये जो है बेटा ANDI ये रिसेस मंकी है, इसका नाम दिया एक्रोन ऑफ, ये जो है इसका नाम क्या दिया, एक्रोनम ऑफ इंसर्टेड DNA. बेटा समझ आई बात. सो बेटा इस तरीके से हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ट्रांसजेनिक सैल्मन, ट्रांसजेनिक चिकन, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक काउस, ट्रांसजेनिक डॉग्स और ANDI ट्रांसजेनिक मंकीज इस्तेमाल हो गए. यानी इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमने ये प्रोड्यूस कर पाए. सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सो सिग्निफिकेंस में सबसे पहली सिग्निफिकेंस है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. दूसरी जो है हम स्टडी कर सकते हैं डिजीज़ को, हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं. तो बेटा हम वैक्सीन सेफ्टी भी इसमें हमारे पास है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी हमारे पास इसके अंदर है. सो बेटा अगर हम सिलेबस आपका देखेंगे उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो है आपको सिलेबस के अंदर एप्लीकेशन मेडिसिन में आपको जीन थेरेपी और ये इंसुलिन आपके सिलेबस के अंदर है. ठीक है बेटा. सो बेटा अगर हम अब इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन में हम क्या करेंगे बेटा. सो इंसुलिन जो है बेटा, इंसुलिन हमारे पास इंसुलिन क्या है बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन मेडिसिन. सो एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहले इंसुलिन देखना है. इंसुलिन क्या है बेटा, इंसुलिन जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. सो प्रायर टू इट्स डिस्कवरी यानी 1921 में एडवर्ड शार्पी और शेफर 1916 में इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस किया ओपिनियन कि डायबिटीज़ जो है किसकी वजह से होती है, caused by failure of islets of pancreas, a substance named by him as insulin. ठीक है बेटा. सो इंसुलिन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. प्रायर टू इट्स डिस्कवरी यानी इसकी डिस्कवरी से पहले सर एडवर्ड शार्पी और शेफर 1916 में एक्सप्रेस किया कि डायबिटीज़ अगर होती है तो किसकी वजह से होती है, फेलियर्स ऑफ आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज. 1921 में बेटा हमारे पास बेंटिंग और बेस्ट ने आइसोलेट किया इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स पेनक्रियास. कहाँ से किया बेटा, डॉग्स पेनक्रियास से. सो बेटा इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. एडवर्ड शार्पी शेफर 1916 में एक्सप्रेस किया ओपिनियन दैट डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास यानी ए सबस्टेंस नेम्ड बाय हिम एज इंसुलिन. सो बेटा इंसुलिन को हम लैटिन में क्या कहते हैं, मीन्स इंस आइलैंड यानी इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आइलैंड. इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास. सो 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने आइसोलेट किया बेटा इंसुलिन को डॉग के पेनक्रियास से. सो they demonstrated that it could cure diabetes in human beings. So इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये क्योर कर सकता है डायबिटीज़ किन के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर. तब से इंसुलिन जो है रेगुलरली एक्सट्रैक्ट किया जाता था पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स और फिर उसको यूज़ किया जाता है था ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के लिए. ठीक है बेटा. सो बेटा ह्यूमन इंसुलिन जो है इसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स है जिनको अरेंज किया गया है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, जहां पर चेन ए के पास 21 अमीनो एसिड्स है और चेन बी के पास 30 अमीनो एसिड्स है. और ये 2 चेन्स जो है इंटरकनेक्ट है आपस में किसके ज़रिए, बाय 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस. ठीक है बेटा. सो बेटा मैमेलियन इंसुलिन जो है सिंथेसाइज किया जाता है एज अ प्रो हार्मोन दैट अंडरगोज अ प्रोसेसिंग टू बिकम फुली मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन मॉलिक्यूल. सो प्रो हार्मोन के पास क्या होता है, pro-hormone contains an extra chain called C-peptide
और द सी पेप्टाइड जो है बेटा, ये सी पेप्टाइड स्ट्रेच होता है, द सी पेप्टाइड स्ट्रेच ऑफ चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ प्रो हार्मोन टू मैच्योर हार्मोन, यानी दैट इज इंसुलिन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्योरेशन। आई एम गोइंग टू रिपीट, ह्यूमन इंसुलिन के पास 51 अमीनो एसिड्स है जिनको अरेंज किया गया है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। और बेटा पहली चेन जो है उसमें 21 अमीनो एसिड्स है और दूसरी चेन जो है उसमें 30 अमीनो एसिड्स है। दो चेन्स को इंटरकनेक्ट होते हैं किसके ज़रिए? दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। मैमेलियन इंसुलिन जो है सिंथेसाइज किया जाता है एज अ प्रो हार्मोन और दैट अंडरगोज ए प्रोसेसिंग टू बिकम फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन मॉलिक्यूल। प्रो हार्मोन के पास क्या होता है? एक एक्स्ट्रा चेन जिसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं। सी पेप्टाइड जो है, सी पेप्टाइड स्ट्रेच ऑफ चेन जो है उसको रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ प्रो हार्मोन टू मैच्योर हार्मोन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्योरिंग, क्या सॉरी मैच्योरेशन। ठीक है बेटा। फिर हम देखते हैं बेटा हमारे पास इंसुलिन जो है ऑब्टेन करते हैं हम पेनक्रियाज ऑफ कैटल से और पिग से। ये थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफर करता है ह्यूमन इंसुलिन से। किसमें? इनके अमीनो एसिड सीक्वेंस में। ठीक है बेटा। जैसे मैंने पहले ही कहा, इंसुलिन 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने आइसोलेट किया इंसुलिन डॉग से। तब से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये क्योर कर सकता है डायबिटीज़। तब से लेकर इंसुलिन रेगुलरली एक्सट्रैक्ट किया जाता था पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल या पिग से। तो इंसुलिन जो ऑब्टेन करते हैं हम पेनक्रियाज ऑफ कैटल या पिग से, वो स्लाइटली डिफर होता था ह्यूमन इंसुलिन से। किसके अंदर? अमीनो एसिड सीक्वेंस के अंदर। तो पिग इंसुलिन जो है इसका डिफरेंट अमीनो एसिड्स है एट 1 पॉइंट एंड कैटल इंसुलिन डिफर्स एट 3 पॉइंट्स। ठीक है बेटा। यानी पिग इंसुलिन जो है डिफर होता है अमीनो एसिड में 1 पॉइंट जगह पे, कैटल्स का डिफर होता है 3 पॉइंट्स में। मोर ओवर इंसुलिन प्रोडक्शन जो है पिग की और कैटल की ये सफिशेंट नहीं थी कि हम ज़रूरत पूरी कर सके जितने हमारे पास अभी डायबिटिक पेशेंट्स ग्रो हो रहे थे। तो इस तरीके से इंजेक्शन जो इस इंसुलिन का करते थे डॉग्स का इनटू पेशेंट्स, तभी कभार सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती थी या इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो इसकी वजह से जो है रिसर्चर्स मजबूर हो गए कि किस तरीके से हम क्या करें, सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हमें कुछ ऑल्टरनेटिव निकलना चाहिए, कोई नया सोर्स मिलना चाहिए ह्यूमन इंसुलिन का। तो सर्च जो है इसका फुलफिल हो गया। ये फुलफिल हो गया किसकी वजह से? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से। क्या कहा मैंने? जो इंसुलिन हम ऑब्टेन करते थे कैटल से या पिग से, ये डिफरेंट होता था ह्यूमन इंसुलिन से। किस में? अमीनो एसिड सीक्वेंस में। पिग का इंसुलिन जो है डिफर होता था अमीनो एसिड एट 1 पॉइंट और कैटल्स का 3 पॉइंट पे। इसके बगैर इंसुलिन प्रोडक्शन जो पिग्स की और कैटल्स की सफिशेंट नहीं थी कि जो ज़रूरत पूरी करे। इसके लिए जो है साइंटिस्ट पर मजबूर हो गए सोचने के लिए, और इसमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, कुछ रिएक्शंस भी करते थे। तो ये सोच के इन्होंने नई टेक्नोलॉजी निकाली जिसके ज़रिए से ये इंसुलिन बना। उसका नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए कैसे किस तरीके से प्रोडक्शन हो गई जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। इंसुलिन जो है बेटा एक प्रोटीन है, इवन दो इट इज़ अ हार्मोन। इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है इवन दो इट इज़ अ हार्मोन। ये एक्टिव होता है वेरी माइन्यूट कंसंट्रेशन में। सो हर एक इंसान के पास जीन्स है। सो वी ऑल हैव जीन्स दैट कोड फॉर दीज प्रोटीन हार्मोन्स। सो हर एक के पास हमारे पास जीन्स है जो कोड करती है इन प्रोटीन हार्मोन्स की। सो जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने फाइंड की यही जीन्स जो ह्यूमन जीनोम में थे और क्लीनली उनको कट किया और उनको आउट किया डीएनए सेगमेंट से और जहाँ पर ये लोकेट थे। और ये जब इन्होंने क्या किया, ये जब इन्होंने ये जीन्स को बाहर निकाला जो रिस्पॉन्सिबल थी ह्यूमन इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए, उसके बाद क्या किया उन्होंने इसको इंसर्ट किया। उन्होंने क्या किया बेटा? इंसर्ट किया इसको किसके अंदर? इंसर्टेड इनटू डीएनए चेन ऑफ सूटेबल वेक्टर, जैसे इकोलाई मानो बैक्टीरियल सेल। तो उसके बाद बैक्टीरिया ने जो है अब प्रोड्यूस किया इंसुलिन स्टार्ट करना, जो केमिकली आइडेंटिकल था बराबरी। कैसा? तो इट इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड काउंटर पार्ट। सो फिर इस ह्यूमन इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया बैक्टीरियल फर्मेंटर से, उसको प्योरीफाई किया। आई एम गोइंग टू रिपीट, इंसुलिन एक प्रोटीन है इवन दो इट्स ए हार्मोन।
ए एक्टिव होती है वेरी माइन्यूट कंसंट्रेशन में। हर एक इंसान के पास जीन्स है जो कोड करती है इन प्रोटीन हार्मोन्स के लिए। सो जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने फाइंड की ये जीन्स ह्यूमन जीनोम के अंदर और क्लीनली उनको कट किया आउट ऑफ द डीएनए सेगमेंट जहाँ पर ये थे। फिर ये जो ह्यूमन जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको लिया और उनको उसी से सिंथेसाइज किया क्या बेटा, इंसुलिन। और किसके लिए इंसुलिन की सिंथेसाइज है उसको इंसर्ट किया डीएनए चेन के अंदर, यानी सूटेबल वेक्टर के अंदर, जमानो इकोलाई बैक्टीरियल से, फिर उसकी वजह से प्रोड्यूस हो गया ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं बेटा किस तरीके से, यानी क्या क्या स्टेप्स थे जो हमने इस्तेमाल किए किसके लिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने स्पेसिफिक टेक्निक इस्तेमाल की। स्पेसिफिक टेक्निक से हमने प्लाज्मिड जो है इकोलाई सेल का रिमूव किया और आइसोलेट किया। ठीक है बेटा, आइसोलेटेड प्लाज्मिड को हमने ओपन किया, किसकी वजह से, स्पेसिफाइड एंजाइम्स की वजह से। सो बेटा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड करती थी ह्यूमन इंसुलिन से, यानी जो ऑलरेडी हमने निकाली थी, इसको हमने ओपन साइट में इंसर्ट किया बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर। और इंसर्शन के बाद प्लाज्मिड को हमने क्लोज किया फिर से एंजाइम्स के ज़रिए से, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। सो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने इंट्रोड्यूस किया इकोलाई होस्ट सेल के अंदर जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो अब जो है इकोलाई कैपेबल है जहाँ पर ये सिंथेसाइज कर सकती है ह्यूमन इंसुलिन। सो इंसुलिन को बेटा हमने क्या किया बेटा, ह्यूमन इंसुलिन, ये बैक्टीरियाज को हमने कल्टिवेट किया फर्मेंटर्स पे ताकि ये प्रोड्यूस करे बहुत ज़्यादा इंसुलिन। इस इंसुलिन को हमने फिर एक्सट्रैक्ट किया बैक्टीरियल कल्चर में और प्योरीफाई किया। सो ये सारा हमने किसके ज़रिए से, सो इसके ज़रिए से, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास पॉसिबल हुआ क्या बेटा, ह्यूमन इंसुलिन बनाना। देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ह्यूमन पैनक्रियाज सेल से हमने देखा कि कौन सी जीन कोड करती है किसके लिए, इंसुलिन के लिए। और बेटा उस जीन को हमने बाहर निकाला डीएनए से, ये देखो ह्यूमन जीन प्रोड्यूस किया। फिर बेटा उसको हमारे पास यहाँ जो है हमने प्लाज्मिड लिया, इस प्लाज्मिड को हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर ये जो जीन हमने निकाली पेनक्रियाज से उसको हमने इंसर्ट किया इस ओपन साइट में, बन गया ये हमारे पास आरडीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने अब डाला किसके अंदर, होस्ट के अंदर, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर, जहाँ पर बेटा मल्टीप्लिकेशन हो गई। मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या किया बेटा, फर्मेंटर के पास रखा और उस फर्मेंटर टैंक के पास, और फर्मेंटर से हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, जहाँ से हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन जो है बेटा प्रोड्यूस हो गया। ठीक है बेटा, सो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा वैक्सीन्स के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में, और बेटा हम बात करेंगे क्लोनिंग के बारे में। ठीक है बेटा, सो क्लोनिंग के बारे में जब हम बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर्स है रिक्वायर, जिससे ये चैप्टर जो है बेटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। जहाँ पर भी कोई डाउट हो मुझे बता देना। टिल देन अस्सलाम।